हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपका स्वागत है इस लेक्चर में, इस वीडियो में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थ के शेप के बारे में, अर्थ का स्ट्रक्चर के बारे में और इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आज का मेन टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो चलिए बिना देर के हम चालू करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये जो आपको स्क्रीन में फोटो दिख रहा है, ये क्या है? तो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा प्यारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है भाई, अर्थ है। ठीक है, अगर कोई बोलता है ना आपको कि अर्थ का शेप स्फीयर है, स्फेयर है, तो आप बोलना ठीक है, लेकिन कंप्लीटली स्फेयर नहीं है। तो भाई अर्थ का शेप है कैसा? जियोइड है। जियोइड शेप का अर्थ है, जियोइड शेप का अर्थ है। ठीक है, जियोइड शेप का अर्थ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, लेकिन हमको दिखता है एकदम स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर कंप्लीटली, अभी भी स्फेयर कंप्लीटली जो दिखता है वो भी कंप्लीटली स्फेयर नहीं है। तो कैसा है वो? ऑबलेट, ऑबलेट स्फेरॉइड है। ठीक है, ऑबलेट स्फेरॉइड है। तो सर ये ऑबलेट स्फेरॉइड होता क्या है? ऑबलेट स्फेरॉइड होता क्या है? तो ऑबलेट स्फेरॉइड क्या होता है कि अर्थ का जो शेप है एक ऑबलेट स्फेरॉइड है। तो ये होता क्या है? सबसे पहले देखो, जो हमारा अर्थ है ना, जो हमारा ये अर्थ है, वो कहीं ना कहीं इक्वेटर में ज़्यादा लंबा है। इक्वेटर का जो डायमीटर है वो ज़्यादा लंबा है पोलर से। और कितना है? कितना है? तो अगर कोई बोले इक्वेटर का डायमीटर जो है आपका, इक्वेटर का डायमीटर और पोलर का डायमीटर का कोई पूछ दे, तो पोलर का आप, पोलर वाला, पोलर का आप डायमीटर क्या याद रखना? बताओ, बता दो। तो इसमें याद रखना कि इक्वेटर का डायमीटर कहीं ना कहीं अधिक है, कहीं ना कहीं इक्वेटर का डायमीटर मेरा अधिक है। समझ में आ गया? कहीं ना कहीं मेरा इक्वेटर का डायमीटर अधिक है। और कितना है? तो आप याद रखना इक्वेटर का 12756, 12,756 किलोमीटर, ये इक्वेटर का डायमीटर है। ठीक है, और अगर कोई बोले कि आपका पोल का कितना है, तो आप पोल का बोलना 12,700। बोले तो सेम है लगभग? नहीं, सेम नहीं है, ये ज़्यादा डिफर नहीं करता है। यहाँ पे लिख देना आप 14। यहाँ देखो 42 किलोमीटर डिफर कर रहा है, ये 42 किलोमीटर ही बहुत है। 42 किलोमीटर कहीं ना कहीं ये रेडियस डिफर करता है। तो हम बोलेंगे ये जो अर्थ का शेप है कैसा है? ऑबलेट स्फेरॉइड है, ऑबलेट स्फेरॉइड है। ठीक है, ऑबलेट स्फेरॉइड है। ठीक है, हम आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। कहीं ना कहीं आप देख लो, यहाँ पे जो हम बताएं आपको, ये देख लो, ये आपका पोल है, ये कितना है? 12,714 याद रख लेना, 14 या फिर 12 कुछ भी याद रख लेना, समझे। और ये फिक्स है, ये आपका 12,756 याद रखना आपका इक्वेटर वाला। ठीक है, इक्वेटर वाला। ठीक है, ठीक है भाई। अब आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आपका जो ये अर्थ है, ये इक्वेटर में कहीं ना कहीं बल्ग्ड है, बल्ग है। ठीक है, अब बल्ग क्यों है ये हम समझा देते हैं जरा सा, एकदम इतू सा, कि जो अर्थ है ना अपने एक्सिस पे क्या करता है? स्पिन करता है। ठीक है, यानी रोटेशन करता है। रोटेशन के कारण यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। फिर से बताते हैं, देखो, अर्थ जो है एक्सिस में अपना क्या करता है? रोटेशन करता है। रोटेशन के कारण यहाँ पे लगता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसके कारण यहाँ पे जो अर्थ का इक्वेटर है ये ऐसा शेप लेने खोज रहा है, चाहता है। तो कहीं ना कहीं बोलेंगे कि इक्वेटर ये बल्ग है। ठीक है, इक्वेटर में कहीं ना कहीं बल्ग है। और सर्कमफ्रेंस याद रखना, पोलर सर्कमफ्रेंस कितना है? 40,008 किलोमीटर, और ये है 40,076, मैंने 4076 किलोमीटर आपका इक्वेट्रिक सर्कमफ्रेंस। और आपका पोलर सर्कमफ्रेंस ये तो कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रखना कौन लंबा है कौन बड़ा, ये डेटा कहीं नहीं पूछा जाता है। 40,008 किलोमीटर, ये याद रख लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कौन कौन इक्वेटर वाला हमेशा ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इक्वेटर में बल्ग है। समझे? समझे? अब आगे बढ़े, हम आगे बढ़ेंगे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। देखो, जो मेरा अर्थ है, पूरा अर्थ ऐसा है, बोले बीच में कहीं कहीं ओशियन भी है। ठीक है ना, बीच में कहीं कहीं ओशियन भी तो है। यानी मेरा अर्थ कहीं पे ऐसा है, जैसे बोले जियोइड शेप है, फिर कहीं ऐसा है, फिर कहीं ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पानी है भरा हुआ। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ है। तो अब हम जब अर्थ पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रस्ट, मेंटल कोर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। ठीक है ना, तो कहीं आपको पहले जानना पड़ेगा कि जो आपका कंटिनेंटल क्रस्ट है वो ज़्यादा है, बड़ा है ओशियन क्रस्ट से, ओशियन क्रस्ट से। ठीक है, ओशियन या फिर सी क्रस्ट से। ठीक है, समझ में आ गया आपको? हाँ, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। देखो, सबसे पहले तुम यहाँ पे देख लो, आप जब अर्थ को बांटोगे ना, तो आप सबसे पहले 3 मुख्य भाग में बांट लेना। ये आपका क्रस्ट, क्रस्ट। ठीक है, ये आपका मेंटल, और ये आपका कोर। अब कोर का भी बहुत हम बताएंगे आगे। तो जो क्रस्ट है उसको हम स्टडी करेंगे। तो क्रस्ट में आप अगर यहाँ पे सी है तो ये होगा ओशियन क्रस्ट, ये नीचे यहाँ पे क्रस्ट है, तो क्रस्ट में कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है, तो यहाँ ओशियन है। तो ये जो है, ये जो पार्ट है, ये इसको हम बोलेंगे ओशियन क्रस्ट। ठीक है, ओशियन, ओशियन क्रस्ट। तो ओशियन क्रस्ट कहीं ना कहीं छोटा है मेरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ठीक है, ओशियन क्रस्ट कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से छोटा है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े, बताओ।
और कौन कितना होता है ये भी हम आपको बता देते हैं कि जो आपका ओशियन क्रस्ट होता है ना, ओशियन क्रस्ट कहीं ना कहीं आपको 5 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। हाँ, ओशियन क्रस्ट कहीं कहीं आपको 5 किलोमीटर देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 15 किलोमीटर देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 20 किलोमीटर देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो आपको 30 से 70 किलोमीटर तो देखने को मिलेगा, 30 से 70 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। ये आपको क्रस्ट समझ में आ गया? बताओ बताओ भैया, क्रस्ट समझ में आ गया? तो आगे बढ़ेंगे, जो हम अभी बताएं आपको, हम जो आपको भी एक्सप्लेन किए हैं। देखो अभी मेंटल, देखो सबसे पहले क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर है, क्रस्ट जो याद रखना। और एक चीज़ थिनेस्ट लेयर है भाई, थिनेस्ट लेयर है, थिनेस्ट लेयर है, इसे भी पीवाईक्यू पूछा एनडीए। थिनेस्ट लेयर है, मेंटल है, आउटर कोर है और कोर है, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आगे अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो यहाँ पे क्रस्ट तो बहुत पतला है, ठीक है ना, तो ये आप याद रख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ेंगे भैया? आगे कहीं नहीं बढ़ेंगे, बस एक छोटा चीज़ पढ़ लेंगे कि जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट यानी जो आपका जो अर्थ है, अब ये एलिमेंट कंटेन करती है, मिट्टी एलिमेंट कंटेन करती है। तो कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक पाया जाता है? तो सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो एक नंबर पे कौन आता है? एक नंबर पे आता है ऑक्सीजन। देखो बच्चों को नहीं लगता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना पहले कंफ्यूज है कि ऑक्सीजन तो हवा में पाया जाता है ना। नहीं, ऑक्सीजन हवा में तो 21% पाया जाता है, लेकिन पता जो क्रस्ट है मेरा, जो मिट्टी है, जो मेरा अर्थ है, इसके लिथोस्फीयर में ये 46.6% पाया जाता है। उसके बाद कौन पाया जाता है? उसके बाद पाया जाता है सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन, ठीक है, कैल्शियम। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, ये बहुत कुछ पाया जाता है, लेकिन हम आपको इसको क्वेश्चन की ओर से कराएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, और सबसे कम कौन पाया जाता है? सबसे कम कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन। यहाँ आ जाना, सबसे कम कौन पाया जाता है? सबसे कम कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे कम पाया जाता है, हाइड्रोजन हीलियम लेकिन सबसे कम हाइड्रोजन पाया जाता है। इसको हम आपको क्वेश्चन से कराना चाहेंगे। दो क्वेश्चन है मेरे पास, अभी क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन आ गया। इसको हम चाहते हैं आप एक क्वेश्चन से करो। ये क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, अमंग द फॉलोइंग वन ऑफ द लिस्ट परसेंटेज वॉल्यूम कौन है? तो हाइड्रोजन। लिस्ट कौन है? हाइड्रोजन है। लेकिन इसको आप समझते हैं, सबसे अधिक जो है, सॉरी ये मेरा एटमॉस्फेयर का है, ये एटमॉस्फेयर का है, माफ़ कीजिएगा, मैं ये एटमॉस्फेयर का है, दिस इज एटमॉस्फेयर का है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का भी हम लेके आ गए थे, एटमॉस्फेयर का है। एटमॉस्फेयर क्या है? तो सबसे कम हाइड्रोजन कंटेन करता है, सबसे कम हाइड्रोजन पाया जाता है। उसके बाद सबसे कम हाइड्रोजन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, सबसे अधिक नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन 21% नाइट्रोजन, 78% अर्गन, ये लगभग 1% आता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। ठीक है, माइनर में है नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, इसका जेनॉन, हाइड्रोजन। ये आप याद रख लेना। माफ़ी चाहेंगे, इसका क्वेश्चन शायद नहीं कभी पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का अगर पूछा गया है तो लिथोस्फेयर का भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, ये हम अर्थ का बात करें, अर्थ क्रस्ट का, अर्थ का लिथोस्फेयर का। तो ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है, ऑक्सीजन, उसका सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ बात रखना, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन बहुत कम पाया जाता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी बहुत कम पाया जाता है, सबसे कम नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत कम पाया जाता है यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर पूछे ना, तो या फिर अरेंज करने पूछेगा या फिर सबसे अधिक पूछेगा। हमको तो लग रहा है ऑक्सीजन पूछा जाएगा, देख लेना तुम, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं पूछा होगा। आयरन 5% पाया जाता है, या फिर ये नहीं याद रखना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसका सिलिकॉन, उसका एल्युमिनियम, उसका आयरन। ठीक है, ये आप याद कर लेना। ठीक है, हाँ, वो हम जो क्वेश्चन कराएं आपको, वो एटमॉस्फेयर का है, लिथोस्फेयर का नहीं है। वो क्वेश्चन एटमॉस्फेयर का है, लिथोस्फेयर का नहीं है। हमको लगा कि जो क्वेश्चन हम ऐड किए हैं वो लिथोस्फेयर का है, लेकिन शायद वो एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और चीज़ को पढ़ते हैं, जो मेरा, चलिए, जो मेरा क्रस्ट है, देखो ये मेरा क्रस्ट है कहीं ना कहीं, क्रस्ट के बाद एक बड़ा लेयर आता है जिसका बोलते हैं मेंटल, उसका बाद कोर। ठीक है, अब मेंटल को भी हम दो पार्ट में, हम मेंटल को भी कहेंगे कि भाई कहीं ना कहीं हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। दो पार्ट में कैसे बांटेंगे भाई? देखो, सबसे पहला एक ऊपर में बनाएंगे, जिसका नाम हम देंगे अपर मेंटल। ठीक है, नीचे वाला का नाम क्या दे देंगे भैया? नीचे वाला का नाम देंगे लोअर। ठीक है, लोअर मेंटल, ये आप याद रख लेना। उसके बाद हम ना और एक काम करेंगे, और कोर को भी दो भागों में बांट देंगे, दो भागों में कोर को भी हम बांट देंगे। ऊपर वाला का नाम दे देंगे अपर कोर, नीचे वाला का नाम देंगे इनर कोर। अब हम यही समझ लो डेंसिटी, जैसे आप
जैसे आप डेप्थ, जो डेप्थ है अपने डेप्थ को बढ़ाओगे, जितना नीचे जाओगे डेप्थ जितना बढ़ाओगे, टेम्परेचर आपका उतना, प्रेशर आपका उतना बढ़ेगा, टेम्परेचर आपका उतना बढ़ेगा। ठीक है, नीचे जाओगे डेप्थ अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये बात याद रखना। अब हम बढ़ाएंगे, जितना नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, तो हम बोलेंगे अगर आप 32 मीटर आप अगर नीचे जाते हो ना, तो आपका कहीं ना कहीं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। जी जनाब, हाँ। आप 32 मीटर अगर नीचे जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। 32 मीटर आप नीचे जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका बढ़ जाएगा। तो ये आप समझ गए। सबसे ऊपर वाला का नाम क्या था? सबसे ऊपर वाला का नाम भाई था मेरा क्रस्ट। क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर और इनर कोर। ये आपको समझ में आ गया। अब हम डेंसिटीज़ का बात करेंगे। ये आपको समझ में आ गया ना भाई? ये आपको समझ में आ गया? राइट, नोट करना है तो नोट कर सकते हो तुम, मना नहीं है नोट करने में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसका डेंसिटी को देखते हैं कि जैसे हम आपको बताए थे अभी। ठीक है, हम आपको जैसे अभी बताएं कि यहाँ पे क्रस्ट है, फिर आपका क्रस्ट है, उसके बाद कौन है, उसके बाद आपका कौन है। अब हम मेंटल नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, उसके बाद कौन है, लोअर मेंटल के बाद कौन है भैया, अपर कोर है, इनर कोर है। तो हम लिख देते हैं क्रस्ट। ठीक है, अपर मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर और ये इनर कोर। तो हम डेंसिटी देखना, क्रस्ट का जो डेंसिटी होता है 2.7 याद रखना, 2.7। लेकिन ये जब नीचे जाएंगे तो 3 भी हो जाएगा। ठीक है, 3 कब हो जाएगा, जब पूरा नीचे जाएंगे। लेकिन ये याद रख लेना आप कि जो आपका मेंटल है वो कहीं ना कहीं 3 करेगा भैया। वो 3। अब ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये भाई सब तुम याद रखना यार, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब बोलेंगे सर आपका लोअर मेंटल कितना है, लोअर मेंटल का डेंसिटी कितना, तो ये आप याद रखना अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लिखना जरूरी नहीं है, समय आप समय यही होगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो बोलेंगे लोअर, अपर और इनर कोर में कितना होगा, तो बोलेंगे सर जो आपका अपर कोर है, कहना का वो अपर कोर है, जो अपर कोर में लगभग 11 मिल जाएगा देखने को, 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 11 जी 11। और आपका इनर कोर में लगभग वो 15 प्लस देखने को मिलेगा, 15 प्लस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब बोलेंगे कि सर क्रस्ट में ओशियन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था। तो ये आप याद रखना कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में 2.7 देखने को मिला था आपको, तो ओशियन क्रस्ट में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हम आगे बढ़े। डेंसिटी वाला फंडा आपको क्लियर हो गया, डेंसिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आपका आप जितना नीचे जाओगे, जैसे एक बार हम दिखा देते हैं आपको। देखो ये लिथोस्फीयर, एथ्रोनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और ये बायोस्फीयर, ये है क्या? तो अब सिंपल समझना, जो क्रस्ट वाला लेयर है, ठीक है, आप जो क्रस्ट वाला लेयर पढ़ेंगे, ये जो क्रस्ट लेयर है, ये हम जो मार्क किए हैं क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट बहुत थिनेस्ट है। तो जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट है, ये कितना किलोमीटर तक का है? अच्छा, किलोमीटर में नहीं बताया ना आपको। ठीक है, हम आगे बता देंगे, आगे हम बता देंगे, चिंता मत कीजिए, हम आगे बताएंगे आपको। पहले पहले आप ये समझ लेना, नहीं पहले हम किलोमीटर ही बता देते हैं, या हम पहले किलोमीटर ही बता देते हैं आपको, कितना किलोमीटर तक पाया जाता है, कितना किलोमीटर तक पाया जाता है, कितना किलोमीटर तक पाया जाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इसी में बताते हैं, इसी में बताते हैं, फिर यहीं से स्टार्ट हम लोग कर लेंगे। देखो सबसे पहले आप जब क्रस्ट है, वो क्रस्ट आपको कहीं ना कहीं आपको क्रस्ट 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इतना ही दूर तक देखने को मिलेगा मालिक। हाँ, क्रस्ट आपको ज़्यादा लंबा देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको कहीं ना कहीं 30 से 35 किलोमीटर तक देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जब आप मेंटल पकड़ोगे ना, मेंटल आपको 2900 किलोमीटर देखने को मिलेगा, 2900 किलोमीटर। कोर आपको लास्ट मिल जाएगा, जितना अर्थ का डायमीटर आपको पता है 6371 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर भी लिखेगा, कोई गलती नहीं है। 6900 किलोमीटर है भाई, सब किलोमीटर में, सब किलोमीटर में 2900 है ये। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि ये लिथोस्फीयर क्या है, बोलेंगे लिथोस्फीयर जो है, हम बोलेंगे अपर मेंटल था, बोलेंगे जब क्रस्ट को और कुछ पार्ट ऑफ अपर मेंटल को आप ले लीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, क्रस्ट और कुछ पार्ट ऑफ अपर मेंटल को आप जब ले लेंगे, कुछ अपर मेंटल का भी कुछ पार्ट है, कितना तक सर किलोमीटर में बता दूं, लगभग 100 किलोमीटर नीचे जाओ तुम, 100 किलोमीटर। तो मेंटल तो मेरा 2900 किलोमीटर तक है, तो 100 किलोमीटर जाए मैंने 30 मैंने 90 किलोमीटर हम अपर मेंटल को ले लेंगे। ठीक है, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है ना, जो बता रहे समझ में आ रहा है ना, बस। तो कुछ पार्ट ऑफ, तो उसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में कौन कौन शामिल है भैया, क्रस्ट है और सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। एस्थ्रोनोस्फीयर क्या है, अब जितना आपका अपर मेंटल में बचा, अपर मेंटल में जितना बचा, ठीक है ना, अब आपका अपर मेंटल में जो बच गया, अपर मेंटल में जो बच गया, बहुत बचा है अभी भी, बहुत बचा अपर मेंटल में, वो हो जाएगा एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, अपर मेंटल का वो पार्ट जो लिथोस्फीयर के पास बचा है। लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट और अपर मेंटल का कुछ पार्ट ऊपर वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ेंगे मिजोस्फीयर। तो मिजोस्फीयर
क्या होगा भाई, मेसोस्फीयर कंप्लीट हो जाएगा आपका, जो ये ना ये कंप्लीट आपका मेसोस्फीयर होगा, ये वाला कंप्लीट आपका मेसोस्फीयर होगा, ये आप याद रखना, ये आपका कंप्लीट मेसोस्फीयर होगा, ये आपका कंप्लीट मेसोस्फीयर होगा। कौन होगा, लोअर मेंटल। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमको मिलेगा फिर कोर। तो ये जो कोर है ना, ये कोर वाला पार्ट जो है इसको हम बोलेंगे बायरिस्फीयर, बायरिस्फीयर, बायरिस्फीयर। ये आप समझ में आ गया। लिथोस्फीयर कौन है, एस्थेनोस्फीयर कौन है, मेसोस्फीयर कौन है, बायरिस्फीयर कौन है। क्वेश्चन लिथोस्फीयर से आता है। लिथोस्फीयर किसको कहते हैं, लिथोस्फीयर उसको कहते हैं जहाँ पे आपको क्रस्ट और सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बताओ, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बताओ। आगे अगर आप बढ़ने की इजाज़त हो तो हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रस्ट है, क्रस्ट लिथोस्फीयर देखो किसको बोला हम, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना तुमको यार, बताओ, समझ में नहीं आया तो बताओ, हम एक्शन लेंगे उसके ऊपर। अब यहाँ पे मेंटल दिया हुआ है, तुम एस्थ्रोनोस्फीयर देख लो, एस्थ्रोनोस्फीयर, एस्थ्रोनोस्फीयर बोलेंगे अपर मेंटल का सारा पार्ट। लिथोस्फीयर किसको कहेंगे, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल भी शामिल है क्रस्ट को लेके, ठीक है। और मेसोस्फीयर तुम लोअर मेंटल को कहेंगे, मेसोस्फीयर। सही है, सही है। अब डेप्थ बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेंटल है, मेंटल में आपका कौन है, मैग्मा है, मैग्मा है। मेंटल में कौन है, मैग्मा है। मैग्मा एक लिक्विड होता है जिससे लावा, जब का ज्वालामुखी का लावा है निकलता है। तो हम एक चीज़ और पढ़ना चाहेंगे, फिर से बनाएंगे उसी चीज़ को, लेकिन इस बार पेज हम चेंज करेंगे, ठीक है। और ये मेरा अर्थ का जो था सबसे ऊपर क्रस्ट, तो क्रस्ट में क्या पाया जाता है, तो क्रस्ट में हम बोलेंगे सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाएगा, सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। सिया, सिलिका और एल्युमिनियम क्रस्ट मिल जाएगा। हाँ, सीमा भी मिल जाएगा, ओशियन क्रस्ट में आपको मिल जाएगा सीमा, ठीक है, ठीक है। ओशियन क्रस्ट को हम बना लेते हैं, ओशियन क्रस्ट में बना लेते हैं पतला सा सीमा, अंदर जाओगे तो सीमा, ये आपका क्रस्ट है, क्रस्ट है, ठीक है। ये आपका क्रस्ट है पूरा, ये आपका पूरा क्रस्ट है, ठीक है। ये आपका पूरा क्रस्ट है, आपको क्रस्ट है। यहाँ पे कौन कौन मिल जाएगा, क्रस्ट में कौन कौन मिल जाएगा आपका, सिया, SiAl, सिलिका एल्युमिनियम और सिलिका और मैग्नीज, ठीक है। आपको क्रस्ट में ये मिल जाएगा। और ये सिलिका और मैग्नीज कहाँ पे मिल जाएगा, आपको ओशियन क्रस्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और बताना चाहेंगे मेंटल में। तो मेंटल में जैसे पता है मैग्मा मिलता है, और यहाँ पे भी आपको आपको यहाँ पे मिल जाएगा भैया सीमा, सिलिका और मैग्नाइज, सिलिका और मैग्नाइज। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना प्लीज़। और यहाँ पे आपको निकल, निकल और आयरन मिल जाएगा, निकल और आयरन, ठीक है। ये आप याद रख लोगे, बताओ, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। सिलिका और मैग्नाइज कहाँ पे मिल जाएगा आपको, मेंटल में मिलेगा। कोर में क्या मिलेगा, निकल और आयरन मिलेगा, ठीक है। डेंसिटी आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटीज़, डिसकंटिन्यूटीज़। तो डिसकंटिन्यूटीज़ तो आपको पता ही होगा बहुत अच्छा से, डिसकंटिन्यूटीज़ तो आपको पता ही होगा कहीं ना कहीं। तो देखो डिसकंटिन्यूटीज़, 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 डिसकंटिन्यूटीज़ यहीं पे बता देते हैं। यहाँ पे अब दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, लिथोस्फीयर, एस्थ्रोनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बायोस्फीयर। यहाँ पर क्लियर हो गया था। जो कोर है इसको हम बायोस्फीयर बोलेंगे, जो आपको मेसोस्फीयर में किसको बोलेंगे, मेसोस्फीयर हम बोलेंगे लोअर मेंटल वाला पार्ट को। आपका एस्थ्रोनोस्फीयर किसको बोलेंगे हम, अपर मेंटल का पार्ट को। लेकिन लिथोस्फीयर किसको कहेंगे, क्रस्ट और सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, सबसे पहले हम डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो आपको डिसकंटिन्यूटी में देख लो, सबसे पहले बना लो आप हवा, एटमॉस्फेयर, और सबसे पहला होता है कॉनरड डिसकंटिन्यूटी, कॉनरड डिसकंटिन्यूटी। ये आपको क्या होता है, क्रस्ट और एटमॉस्फेयर के बीच में, क्रस्ट और एटमॉस्फेयर के बीच में। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी होता है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है, ठीक है। रिप्टी, रिप्टी जो है, रिप्टी ये होता है दोनों मेंटल के बीच में, दोनों मेंटल के बीच में। और उसके बाद है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग जो है आपका मेंटल और कोर के बीच में है। और दोनों कोर जो है, आउटर कोर इनर कोर को लहमन। तो आप याद रखने का, याद रखना, सीएम राहुल गांधी लाजवाब, सीएम राहुल गांधी लाजवाब, सीएम राहुल गांधी लाजवाब, ठीक है। अब देखो इसका यूज़ क्या है, डिसकंटिन्यूटी काम कब आएगा, जब आप अर्थक्वेक पढ़ोगे, तब आप अर्थक्वेक का वेव पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो वेव है जाना बंद क्यों हो गया है, वेव अचानक तेज हो गया है, वेव अचानक कम हो गया है, ठीक है। तो ये वहाँ पे काम आएगा। सबसे पहले कॉनरड डिसकंटिन्यूटी जो आपका क्रस्ट को अलग करता है, क्रस्ट को एटमॉस्फेयर से अलग करता है। मोहो डिसकंटिन्यूटी जो आपको क्रस्ट को अपर मेंटल से अलग करता है। रैपिड डिसकंटिन्यूटी जो अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करता है। लेमन डिसकंटिन्यूटी जो आपका दोनों आउटर कोर और इनर कोर को अलग करता है। और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो आपको लोअर मेंटल को आउटर कोर से अलग करता है। तो अब तीन चीज़ याद रखना, एक सी जो कॉनरड डिसकंटिन्यूटी था, और उसके बाद आप मोहो और गुटेनबर्ग, मोहो और गुटेनबर्ग, क्योंकि ये दोनों किसी बड़ी चीज़ से अलग करता है। और अपने आप में जो अलग कर रहा है वो कौन है, एक रिप्टी डिसकंटिन्यूटी और एक
आपका लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, ये अपने आप को अलग कराने, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये आपको समझ में आ जाएगा। आउटर कोर को ही हम अपर कोर बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कंटिन्यूटी याद रखना, डिस्कंटिन्यूटी याद रखना, डिस्कंटिन्यूटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब याद करने वाला चीज़ है, जो समझने वाला चीज़ है वो तो हम आपको समझा ही दे रहे हैं, तो उसमें दिक्कत तो नहीं है। आप हम आगे बढ़ते हैं, हल्का सा आगे बढ़ते हैं, तो हम हल्का सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ लेंगे। सॉलिड लिक्विड गैस क्या है भाई? देखो जो आप पढ़े थे ना, क्रस्ट, क्रस्ट मिला सॉलिड रहता है, हाँ ब्यूटल रहता है भैया, सॉलिड है, क्रस्ट मिला सॉलिड है। जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है उसको हम ये भी बना देते हैं भाई, ये भी बना देते हैं हम, ये बना देते हैं। जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, ये लिथोस्फीयर का पार्ट है, ये लिथोस्फीयर का पार्ट है, ये लिथोस्फीयर का पार्ट है। ये लिथोस्फीयर का जो पार्ट होता है ना कहीं सॉलिड मिल जाएगा, कुछ सॉलिड। उसके जो अपर मेंटल का बाकी जो पार्ट था जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्थनोस्फीयर कहते हैं, ये आपको सेमी सॉलिड मिलेगा भैया, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, ठीक है, सेमी सॉलिड मिल जाएगा। और ये आपको भैया सॉलिड मिल जाएगा लिथोस्फीयर वाला पार्ट। क्रस्ट बहुत ब्यूटल होता है, बहुत, क्रस्ट भाई बहुत ताकतवर है। तो सोच रहे हो नीचे मैग्मा है, नीचे यहाँ पे मैग्मा है जो जान ले सकता है किसी का, नीचे आपके यहाँ पे मैग्मा है जो जान ले सकता है एक बार अगर आप इसमें चले जाओ, और आपको क्रस्ट बचा के रखा है, सोचो, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो अगर बात किया जाए आउटर कोर और इनर कोर का, तो ये बहुत समझने वाला टॉपिक है कहीं ना कहीं। आउटर कोर और इनर कोर बहुत अलग है। जो आपका आउटर कोर है, अपर कोर, वो लिक्विड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिक्विड मिल जाएगा, लिक्विड से में रहता है। और ये जो है ना, ये भाई ये आपको किस में मिलेगा पता है? ये आपको मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में। सॉरी यार, ये आपको मिल जाएगा सॉलिड, सॉलिड, ठीक है, ठीक है। आप अगर वो बोले आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे अब मेंटल वाला में, तो मेंटल वाला में समझ लिए थे कि लिथोस्फीयर जो था आपका कहीं ना कहीं वो सॉलिड था, तो भाई एस्थेनोस्फीयर सेमी सॉलिड है। लेकिन मिजोस्फीयर क्या है भाई? ये आप समझे थे, मिजोस्फीयर यहाँ होता है, मिजोस्फीयर, लोअर मेंटल, लोअर मेंटल, ये क्या है? तो बोलेंगे ये कंप्लीटली सॉलिड है, ये कंप्लीटली सॉलिड है। तो हम चलिए अब सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं सब कुछ तो पढ़ लिए भाई। डिसकंटिन्यूटी पढ़ लिए हैं, एलिमेंट पढ़ लिए हैं, शेप ऑफ द अर्थ, साइज ऑफ द अर्थ, कुछ बचा। हाँ देखो अब एक बार हम रिवाइज कंप्लीट कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना था हमको। तो इंटर ऑफ द अर्थ पढ़ लिए, कॉन्टिनेंटल पढ़ लिए दोनों, इसका डेंसिटी यहाँ दिया हुआ है, डेंसिटी पढ़ लिए, डिसकंटिन्यूटीज पढ़ लिए हम लोग, डेंसिटी पढ़ लिए, कौन सा कंपोजिशन है ये पढ़ लिए, ठीक है, थिकेस्ट कौन सा है, रिगिड कौन सा है, सॉलिड कौन सा, सब पढ़ लिए। सब कुछ जितना हमको पढ़ना था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब पढ़ लिए। डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, नीचे जितना नीचे जाओगे आप प्रेशर उतना बढ़ेगा, टेम्परेचर उतना बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं अभी भी, और अभी हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। क्रस्ट, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसका सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद आयरन पाया जाता है। देखो आयरन को एफ ही कहते हैं, ओके। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसका सिलिकॉन, उसके बाद आयरन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम सॉरी, सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे तो लिखा हुआ था ना, सबसे पहले ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के बाद कौन पाया जाता है? सिलिकॉन, उसके बाद कौन पाया जाता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन पाया जाता है? आयरन, आयरन के बाद कौन पाया जाता है? कैल्शियम, उसके बाद कौन पाया जाता है? सोडियम, सोडियम, उसके बाद कौन पाया जाता है? पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम, सबसे कम कौन पाया जाता है? मैग्नीशियम, सबसे कम मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ये सब बहुत कम पाया जाता है अर्थ में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? देखो अब एक सबसे खराब बोलेगा भाई, सॉइल में नाइट्रोजन रहता है तो नाइट्रोजन क्यों नहीं पाया जा रहा है? देखो भाई वहाँ पे नाइट्रेट पाया जाता है, लेकिन उससे भी अधिक ये पाया जा रहा है। और सॉइल में वो हवा में है, हवा से वो सॉइल एब्जॉर्ब करा, सॉइल का प्रॉपर्टी होता है, सॉइल चैप्टर जाके पढ़ लो। और सॉइल का प्रॉपर्टी होता है जब वो सॉइल जो है ना, सॉइल का प्रॉपर्टी होता है जो नाइट्रेट, और नाइट्रेट जो सॉइल में होता है वो नाइट्रोजन बनाता है, खुद से नाइट्रोजन बनाता है, हाँ। वो जो प्लांट है वो नाइट्रोजन हवा से ही लेता है, सॉइल में नाइट्रेट रहता है जिससे वो प्लांट है वो नाइट्रोजन ले पाता है। तो हम वो आपको प्लांट एग्रीकल्चर जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी जो बता रहे हैं, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं मार देना, नाइट्रोजन हवा में सबसे अधिक पाया जाता है। हम क्वेश्चन कराए थे नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर हाइड्रोजन था। सबसे कम एटमॉस्फेयर में कौन पाया जाता है? यहाँ पे लिथोस्फेयर का बात है, यहाँ पे क्रस्ट का बात है, ठीक है। और एक क्रस्ट सॉलिड में रहता है। अपर मेंटल जो एस्थेनोस्फेयर ये सेमी सॉलिड रहता है, ठीक है। सेमी सॉलिड को हम प्लास्टिक भी कहते हैं, प्लास्टिक भी कहते हैं, ठीक है। मेंटल जो हम मिजोस्फेयर कहेंगे, जो बचा हुआ मेंटल है मेरा, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर किसको कहते हैं? अपर क्रस्ट और अपर मेंटल, नहीं सॉरी, ये भाई ये सब क्या क्या है यार, क्रस्ट लिथोस्फेयर कहते हैं ना। एस्थेनोस्फेयर में जो अपर मेंटल पार्ट है उसको हम सेमी सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। आपका मेंटल जो है, जो आपका मेंटल है वो मेंटल कहीं ना कहीं आप बोल देना कि मिजोस्फेयर है वो सॉलिड है, हम बताए थे तो भी। जो आउटर कोर है लिक्विड है और इनर कोर आपका सॉलिड है। आयरन निकल, आयरन निकल, यहाँ पे भी आयरन निकल मेजर है, लेकिन ऑक्सीजन भी यहाँ पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम आपको सब बता दिए हैं, और ये सिर्फ याद रखना कौन कॉम्पोजिशन। उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सारा क्वेश्चन आपसे होगा। देखो NDA
2022। विच ऑफ द डिसकंटिन्यूटी सेपरेट द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम मेंटल। देखो पढ़ा था अर्थ क्रस्ट को एटमॉस्फेयर से करता है कौन कौन कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद अर्थ क्रस्ट को मेंटल से कौन करता है, मेंटल में दो पार्ट, तो CMM से मोहो डिसकंटिन्यूटी। आपको याद है या नहीं है बताओ, सिर्फ मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये पूरा मेंटल था, ये पूरा मेंटल था, बताओ ये पूरा मेंटल था। मेंटल को क्रस्ट से कौन अलग करता है, मोहो। ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो ये दोनों को अपने आप में कौन करता है, अपर और लोअर मेंटल को कौन करता है, हेप्टी। ठीक है। उसके बाद इस कोर को मेंटल से कौन अलग करता है, कोर को कौन अलग करता है भाई, गुचनबर्ग। ठीक है। उसके बाद ये लाजवानी रहमान दोनों कोर में ही अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहो याद रख लेना, मोहोरोबिक। ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया आपसे, मोहो यानी मोहोरोबिक। ठीक है, पूरा नाम है मोहो का। ठीक है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम पढ़ेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहता है द अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर। बोलेंगे बहुत अच्छा भाई, सॉलिड था, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन होता है मीनिंग ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओशियन क्रस्ट इज 15 किलोमीटर। ठीक है, होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अराउंड 30 किलोमीटर। बोलेंगे ये गलत है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है कहीं आपका 30 से 70 किलोमीटर बोलना है आपको, 30 किलोमीटर तो कहीं ओशियन क्रस्ट मिल जाएगा भाई। तो आपको क्रस्ट कहीं ना कहीं हमको यहाँ गलत समझ में भी आ रहा है, क्योंकि देखो ओशियन क्रस्ट 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है, 15 से कम होगा लेकिन। ठीक है, लेकिन आप जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जाओगे तो वो 30 से बहुत अधिक होगा। 70 किलोमीटर रहता है, 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्लस देता ना, तब हम सही मारते हैं इसको। ठीक है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। तो ओनली वन जो है इसका सही, हमको समझ में आ रहा है, ओनली वन इज सही, यानी एक ही स्टेटमेंट इसका सही होगा, सिर्फ पहला नंबर। आपको समझ में आ गया, बताओ, पहला समझ में आ गया, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेप के ऊपर है। देखो सेप हम सबसे पहले बताए थे आपको, सेप के ऊपर। तो देखो ग्रुप डिस्कशन, साइज ऑफ द अर्थ 3 स्टूडेंट बता रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। स्टूडेंट 1 कह रहा है कि जो शेप ऑफ द अर्थ है बेसिकली ऑब्लेट स्फेरॉइड। बिल्कुल सही, पूरा स्फेरिकल नहीं है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है, बोलेंगे सही है। द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज मोर देन, बोला पोलर वाला ज़्यादा है इक्वेटर से, यही बोला नहीं, इक्वेटर पोलर डायमीटर इज मोर देन इक्वेटर डायमीटर, बोला गलत है। यहाँ पे इक्वेटर बड़ा होना चाहिए पोल से, तो दूसरा कहीं ना कहीं गलत है। स्टूडेंट 2 गलत है मेरा। ठीक है, बोलता है जो स्टूडेंट है बल्क अलॉन्ग इक्वेटर, जो अर्थ है मेरा, बोलेंगे सही बात बोला, बल्क अलॉन्ग इक्वेटर, बोलेंगे बिल्कुल सही है। लेकिन आगे क्या रीजन क्या दे रहा है, ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। भाई रिवॉल्यूशन नहीं, रोटेशन। ये अभी तो बहुत अच्छा सही मार देता इसको, हाँ मारता एकदम बिल्कुल। ये रोटेशन के कारण, एक्सिस में जो रोटेशन करता है इसके कारण, ना ही रिवॉल्यूशन, ये बात समझो, ना ही रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट 3 कौन है, गलत जवाब है तुम्हारा। रिवॉल्यूशन ही होगा, रोटेशन होगा, या फिर स्पिनिंग फोर्स, स्पिन जो कर रहा है अपने आप में, स्पिन कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको ये भी बच्चा गलत दिख रहा है। सिर्फ स्टूडेंट 1 सही है, तो हम बोलेंगे ओनली स्टूडेंट 1 सही है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये तो हम पूरा कंप्लीट आपको पढ़ा दिए थे यार, बताओ एकदम जो पढ़ाया वही आया यहाँ से, ये हमको पता भी नहीं था क्वेश्चन पूछा है, लगा हुआ था क्वेश्चन ले आए हम। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन आप एक बार कर लिए, लेकिन फिर एक बार करो। ये एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर। जब हम आपको 3-4 लेक्चर बाद फिर ये क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन गैस पाया जाता है, तो बोलेंगे सर नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ना ही लिथोस्फेयर, ना ही क्रस्ट का बात नहीं करें, क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना, ये पढ़ लेना एक बार। ये एटमॉस्फेयर का बात कर रहा है, एटमॉस्फेयर का इसका आंसर हाइड्रोजन होगा, सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम देख रहे हो कहाँ पे पूछा जा रहा है, जियो साइंटिस्ट में। वाह, वही तो थिनेस्ट लेयर हम 20 बार बताए थे ना। थिनेस्ट लेयर कौन था, क्रस्ट, थिनेस्ट लेयर। तो अधिक लंबा नहीं करेंगे अब लेक्चर को, और जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे आपका, इसका PYQ जितना भी हो पाएगा आप घर में कर लेना एक बार। और हम जहाँ तक हमको लग रहा है कि हम जितना पढ़ा दिए हैं, इससे बाहर कहीं PYQ नहीं पूछा जाएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में कभी,